हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 के ऊपर, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस। दोनों की डेफिनेशन में हल्का सा फर्क है, अदरवाइज मतलब बिल्कुल सेम है। फिनोमिना बिल्कुल सेम है, रेजोनेंस इफेक्ट का भी और मेसोमेरिक इफेक्ट का भी। तो दोनों हम लोग स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और पेशेंस के साथ लेक्चर देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी मेसोमेरिक इफेक्ट की। जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस, आखिर ये होता क्या है। देखो, डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद कंजुगेशन इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर अगर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन हो जाए कंजुगेशन की वजह से, तो इस इफेक्ट को बोला जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर दो वर्ड हैं भाई, डीलोकलाइजेशन और कंजुगेशन। काफी सारे स्टूडेंट को इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। दोनों सिमिलर सी टर्म है, दोनों का मतलब भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो भाई, डीलोकलाइजेशन का मतलब ना बहुत सीधा सा होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का अपनी परमानेंट जगह पे ना रह पाना। इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी जगह पर ना रह पाए, कहीं भी और डिस्प्लेस हो जाएं, किसी और लोकेलिटी के अंदर जाके स्टेबल हो जाएं, किसी और जगह पर डीलोकलाइज हो जाएं, ये मतलब होता है डीलोकलाइजेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, सरकार को कहीं पे सड़कें चौड़ी करनी होती है, तो वहां से लोगों के घरों का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। मतलब कि लोग अपनी जगह से हट के किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को कहीं पे कोई थर्मल पावर प्लांट लगाना होता है, तो वहां से किसानों का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। तो डीलोकलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स का अपनी जगह पर ना रहना, किसी और जगह अपनी जगह बना लेना, कहीं और चले जाना। ये सीधा सा मतलब होता है डीलोकलाइजेशन का। नॉट फिक्स्ड एट ए सेम प्लेस, अपनी जगह पर नहीं रहे, कहीं और चले गए। यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन के अंदर भी डीलोकलाइजेशन होता है। कॉन्जुगेशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन एक मेन टर्म है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का अपनी जगह से शिफ्ट हो जाना। वैसे ही कॉन्जुगेशन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से शिफ्ट होते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेशन के अंदर भी डीलोकलाइजेशन ऑब्जर्व होता है। बाकी भाई यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन वाला थोड़ा सा डिफरेंस और समझ लेते हैं। डीलोकलाइजेशन होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स का अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर हट जाना कहलाता है डीलोकलाइजेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, बॉन्ड्स के अंदर, केमिकल बॉन्ड के अंदर, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो पाई बॉन्ड हो, दोनों के अंदर ही डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के अंदर ये डीलोकलाइजेशन देखने को मिलती है, उसे बोला जाता है कॉन्जुगेशन। देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो डीलोकलाइजेशन बहुत सी जगह पर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब दो आयंस, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे के पास पास आते हैं ना, तो हम लोग समझेंगे भाई कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एनायन की, वो भी थोड़ी सी डीलोकलाइज होती है, लेकिन वो किसी बॉन्ड के अंदर नहीं होती। तो डीलोकलाइजेशन बहुत सी प्रोसेसेस में होता है। मेटल के सरफेस के ऊपर जब करंट फ्लो करता है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब यही डीलोकलाइजेशन विद इन द सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड होता है, तब उसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। कॉन्जुगेशन एक स्पेशल तरह का डीलोकलाइजेशन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डीलोकलाइज होते हैं भाई, डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर डीलोकलाइजेशन होते हैं। वहीं जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन होगा, जहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में जाएंगे, उसी को बोला जाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर भाई डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन का हम लोग मतलब समझ गए। देखो, डीलोकलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये डिफरेंट फिनोमिना है। चाहे कॉन्जुगेशन बोल लो, चाहे रेजोनेंस बोल लो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर से, या फिर मेटालिक वायर के सरफेस के ऊपर से, तो वहां पर भी डीलोकलाइजेशन होता है। लेकिन कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, सिग्मा बॉन्ड में होता है, पाई बॉन्ड में होता है, दोनों ही बॉन्ड के अंदर जो है कॉन्जुगेशन हो सकता है। कॉन्जुगेशन इज ए टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन जो बॉन्ड्स के अंदर होता है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, पाई बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में जाते हैं तो उसे मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है, और जब सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं तो उसे एक स्पेशल तरह का रेजोनेंस बोला जाता है, उसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। तो पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में जाएंगे हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट में, और सिग्मा बॉन्ड्स डीलोकलाइजेशन में जाएंगे हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की स्पेशली बात होगी। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। जब
पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो जाए कॉन्जुगेशन की वजह से, तो उसे बोला जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। यहां पर मैं आपको छोटा सा डिफरेंस भी बता देता हूं मेसोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस इफेक्ट में। देखो भाई, मैं यहां पर आपको बताता हूं, मेसोमेरिक इफेक्ट का जो टर्म का यूज है ना, वो हम किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए बनाते हैं। मतलब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ रूल होते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई इंटरमीडिएट या फिर कोई मॉलिक्यूल या फिर कोई प्रोडक्ट रिएक्शन का वो कितना स्टेबल होगा। तो एक तरीके से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग थ्योरेटिकली किन्हीं स्पीसीज की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, तब वहां पर इस टर्म का यूज होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट का यूज होता है। एक तरीके से ये थ्योरेटिकल तरीके से मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। रेजोनेंस थोड़ा सा मैथमेटिकल फिनोमिना होता है। रेजोनेंस बेसिकली क्या होता है भाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी रेजोनेंस में आ जाए, घूम फिर के एक सर्कल सा कंप्लीट करे, ये एक मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो जब मैथमेटिकली स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जीज हम लोग लगाते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करते हैं। तो जब किसी स्ट्रक्चर की मैथमेटिकली स्टेबिलिटी हम ऐसे बता रहे होते हैं रेजोनेंस एनर्जी वगैरह की टर्म में, तब वहां पर रेजोनेंस वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दोनों में सेम तरीके से ही होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट में भी और रेजोनेंस इफेक्ट में भी। बेसिकली केमिस्ट्री में अलग अलग जगह पर जब हम लोगों को ये इफेक्ट स्टडी करना होता है, तब अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। थ्योरेटिकली हम लोग समझ रहे हैं तो इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल लेंगे। जब एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना होगा, जहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो वहां पर इस फिनोमेना को रेजोनेंस बोल देंगे। ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसे ही ट्रांसफर होती है पूरे मॉलिक्यूल में, दोनों में ही, मेसोमेरिक में भी और रेजोनेंस में भी। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां पर फ्लो करवाएं मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर। देखो भाई बहुत सिंपल है, यहां पर मैंने बनाया हुआ है ब्यूटाडाइईन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना दो तरीके से मूव कर सकती है। मान लो मैंने ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई यहां से क्या होगा, देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। CH2, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए, आ गया पॉजिटिव चार्ज। CH, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया CH, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर आ गए, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड और बना लिया इन्होंने, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया इस कार्बन की तरफ, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या हुआ, लेफ्ट वाले पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट कर गई, राइट साइड में शिफ्ट कर गई। तो इसे भी क्या बोला जाता है, एक मेसोमेरिक इफेक्ट ही बोला जाता है, इसे भी रेजोनेंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्या हुआ, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसका डीलोकलाइजेशन हो गया कॉन्जुगेशन की वजह से, तो इसे बोला जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पर देखो भाई, ये पाई बॉन्ड कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है, देखो यहां पर ना पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल्स के बीच में, है ना भाई। चार कार्बन थे, चारों की हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, चारों के पास एक एक पी ऑर्बिटल खाली था और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। पहले जो बॉन्ड था वो कुछ ऐसे बना हुआ था भाई, है ना। उसके बाद क्या हुआ भाई, सेकंड केस में बॉन्ड कुछ ऐसे बन गया, ये इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गए, यहाँ आ गया। इस बॉन्ड के ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये अकेले इसी के ऊपर रह गए। तो कुछ ऐसा हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर आ गए और ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाए हुए थे ये दोनों इस कार्बन एटम के ऊपर आ गए। ये इलेक्ट्रॉन बीच वाले पाई बॉन्ड पे चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ग्रीन वाले जो बॉन्ड है ये पहले थे और रेड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अब हो गए हैं। तो इस तरीके से पी ऑर्बिटल पहले इस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए थे, अब दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन उसने भेज दिए। तो इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन हुआ है, इस तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ है ऑर्बिटल लेवल पे। ऑर्बिटल लेवल पे कैसे इधर उधर ऑर्बिटल हो रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एल्कीन्स पढ़ेंगे, एल्कीन के बाद एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन पढ़ेंगे, तब यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल वाली सिचुएशन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाली है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से होता है मेसोमेरिक इफेक्ट हमारे पास ऑर्बिटल के लेवल पे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन एटम कैसे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है एक पाई बॉन्ड को। देखो भाई, हमने पढ़ा है भाई कौन से चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी। यहां पर अगर मैं पूछूं सारे एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम सीधा बोल देंगे भाई 3 ऑर्बिटल होंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 होगी हाइब्रिडाइजेशन इसकी।
इस कार्बन ने भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक पाई बनाया है। पाई बॉन्ड सिर्फ पी ऑर्बिटल बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। इसलिए मैंने बोला था अगर लोन पेयर वगैरह नहीं है तो सीधे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, जितने सिग्मा बॉन्ड उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने सबसे जरूरी क्या बताई थी, अगर कोई लोन पेयर वाला एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हो, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन एटम है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है, तब इसके लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे और इस ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। एक लोन पेयर इसका p ऑर्बिटल में है, क्यों? क्योंकि उसे भी कॉन्जुगेशन में जाना है। इस तरीके से कॉन्जुगेशन में वो चला जाएगा। ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे देगा, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा कुछ ऐसे CH2, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर CH। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो डबल बॉन्ड बन गया OCH3। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर अपना डोनेट कर दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड था, आप लोग खुद से सोचो कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है। अगर कोई ग्रुप या फिर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो मतलब वो क्या बढ़ा रहा है भाई, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इफेक्ट को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, जस्ट लाइक द इंडक्टिव इफेक्ट। जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होता था चेयर को तो उसे प्लस आई बोलते थे, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा होता था कार्बन चेन से तो उसे माइनस आई इफेक्ट बोलते थे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है हमारे डबल बॉन्ड को, हमारे पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मिल रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। प्लस माइनस की बात छिड़ी है तो आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस का मतलब हम लोग समझते हैं। प्लस का मतलब हो जाएगा पाई बॉन्ड्स को कोई ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, तो मतलब कि प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द पाई बॉन्ड वाया कॉन्जुगेशन। जब किसी पाई बॉन्ड को कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही हो उसे बोला जाता है प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट। OH में ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर होता है, इसलिए ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। मिथॉक्सी ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर होता है, इसलिए ये भी प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। SH के अंदर, थायोल के अंदर सल्फर पे 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा हमारे पाई बॉन्ड को। NH में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, NH2 लिख लो यहाँ पर चाहो तो, क्योंकि एक बॉन्ड इसने हमारे कार्बन के साथ बनाया होगा, पाई बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये भी प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। NHR भाई ये हमारे पास एक तरीके से समझ लो कि सब्स्टिट्यूटेड अमीन हो गया, एक H को हमने एल्काइल ग्रुप से बदल दिया, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है हमारे कार्बन को, प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट ही दिखाएगा। X हो गया हमारे पास हेलोजन, हेलोजन के पास भी 3 लोन पेयर होते हैं, ये भी प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये ग्रुप जब हमारे पाई बॉन्डेड कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे ना, तो वो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा वो पूरे मॉलिक्यूल में घूम सकता है रेजोनेंस की वजह से। ये हम लोग समझते हैं कि मतलब ये जब ग्रुप अपना प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे तो कैसे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे मॉलिक्यूल में घूम जाएगी। देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने बेंजीन पे लगा रखा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है, ये जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो सकते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव करेगी, मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे जब रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे जब रेजोनेंस होगा। देखो ये बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाएंगे और एक डबल बॉन्ड बना लेंगे इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस कार्बन एटम के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। आप लोग ऐसा मत करना कि पहले एक स्टेप में यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो और अगले स्टेप में फिर कोई पाई बॉन्ड ब्रेक करो, ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनने चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक होके ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके का, O
एच, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर ये पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन आके जमा हो जाएंगे, तो मतलब इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड मैंने बनाए हुए हैं, एक ऊपर, एक नीचे और एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर है ऑब्वियसली, जो कि दिखाया नहीं है। तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बनने चाहिए, ठीक है भाई। अगले स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, आगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मूव करेगी, देखो ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है ना, वो पूरे मोलिक्यूल में घूम जाएगी, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेगा। अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड हमें नहीं बनाने हैं, इसीलिए इसी सेम स्टेप के अंदर ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएगा। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया। OH को हम लोग नहीं छेड़ रहे, पॉजिटिव चार्ज ये इसके ऊपर। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लिया, बना देते हैं भाई, यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज। अब जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक लोन पेयर उसके ऊपर है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर लोन पेयर की तरह ही प्रेजेंट है, ठीक है भाई। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा थोड़ा सा इस तरफ। क्या बना भाई, देखो OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ नया पाई बॉन्ड बन गया और ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ये ऊपर वाले कार्बन पर आ गई, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब अगले स्टेप में क्या हो सकता है, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बना ले, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वापिस से ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। OH फिर से बन गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो भाई इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा ना सिमिलैरिटी सी दिखेगी। यहाँ पर पाई बॉन्ड है कुछ इस तरह से और नए वाले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, देखो है ना, इतना ही फर्क है। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बेंजीन रिंग में घूमते रहते हैं, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस। तो बेसिकली वो बेंजीन के अंदर तो रेजोनेंस होता ही है ऑफ कोर्स। देखो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, ये बेंजीन है हमारे पास, ये 3 बॉन्ड है इसके अंदर, तो रेजोनेंस की वजह से हम लोग क्या दिखाते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुमा देते हैं, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला भी यहाँ, तो एक पंखा सा घुमा देते हैं हम इसके अंदर और यहाँ पर कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट हो जाता है। देखो भाई यहाँ पर अगर कोई प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप आ जाए या फिर कोई माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप आ जाए, उसके केस में भी रेजोनेंस ऐसे ही होता है ना। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है इस बेंजीन रिंग के ऊपर। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान से समझना भाई, केमिकल रिएक्शन जब पढ़ोगे आपके बहुत काम में आने वाली है। ये एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो जीओसी में काम आने वाली है। देखो प्लस आर, देखो बेंजीन रिंग जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसमें पाई बॉन्ड होते हैं 3, ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। कोई इलेक्ट्रोफाइल दिखता है तो तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान से समझो, अगर कोई प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप बेंजीन की रिंग के ऊपर आ जाए तो ये उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और जल्दी अटैक करेगी या फिर थोड़ा सा कम अटैक करेगी, ये और ज्यादा जल्दी अटैक करने लग जाएगी, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा मिल गई, ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, ये और भी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गई, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को झट से पकड़ लगी। तो बेसिकली प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा प्लस आर इफेक्ट की वजह से। ये बात भी आप लोग लिख लें, आगे की स्लाइड में मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि प्लस आर एंड प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। ये था भाई प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट। ऊपर जितने ग्रुप लिखे हुए हैं ये सारे आप लोग समझ लो, लोन पेयर है सबके ऊपर, इसलिए प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट, ये क्या करेगा भाई, देखो माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे अपनी तरफ, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। एग्जांपल के लिए देखो भाई नाइट्रो ग्रुप हमारे पास है, कीटोनिक ग्रुप हमारे पास है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप हो गए, ये हमारे पास है, नाइट्रिल ग्रुप हमारे पास हो गया, साइनाइड ग्रुप ये भी हमारे पास है। ये सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे बेंजीन रिंग से। कैसे खींचेंगे देखो अभी बताता हूँ। नाइट्रो ग्रुप असल में पता है कैसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है भाई,
बेंजीन हमारे पास है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके का होता है। नाइट्रोजन यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ही खींच लेगा। अच्छा, 5 बॉन्ड नाइट्रोजन भी नहीं बना सकता भाई, सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम लोग ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे नाइट्रोजन की तरफ, ये वाला पाई बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा ऑक्सीजन की तरफ। 5 बॉन्ड मत बनाना किसी भी स्ट्रक्चर में, कभी क्या करो पहले ये पाई बॉन्ड तोड़ दो और उसके बाद अगले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ो, ऐसा नहीं करना है। 5 बॉन्ड नहीं बनने चाहिए किसी भी सूरत में एक टाइम पे, सेम टाइम पे, ठीक है भाई। तो दोनों बॉन्ड की मतलब हमें ब्रेकिंग और न्यू फॉर्मेशन ही हमें एक साथ दिखानी पड़ेगी। क्या बनेगा स्ट्रक्चर इस माइनस साइड इफेक्ट की वजह से, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन का पाई बॉन्ड चला गया है, इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर आप ये मत सोचना कि इस कार्बन एटम का भी तो इलेक्ट्रॉन गया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, जी नहीं, ये जो नया पाई बॉन्ड बना है ये इस कार्बन के साथ अभी भी बना हुआ है, देखो। तो ओवरऑल इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले बाजू वाले कार्बन के साथ शेयर कर रखा था, अब नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रखा है, यही फर्क है। इसके पहले भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी 8 हैं, लेकिन इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है पहले 8 थे, अब 6 हो गए हैं, तो इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ओवरऑल चेंज अगर आप लोग देखो कि क्या आया नाइट्रो ग्रुप की वजह से, नाइट्रो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज ले आया है बेंजीन की रिंग में, नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली है बेंजीन रिंग से, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है या फिर माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है। ये था भाई माइनस आर इफेक्ट। अब आगे क्या होगा भाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, ये रेजोनेंस की वजह से पूरी रिंग के अंदर घूम जाएगा। कैसे, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दो, क्या स्ट्रक्चर बना, देखो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमने नहीं छेड़ा, ये पाई बॉन्ड मूव कर गया है यहाँ से और यहाँ पर आ गया है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन एटम के ऊपर। पहले ऑर्थो वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, पैरा के ऊपर आ गया है। आगे क्या होगा, आगे ये होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, देखो NO2 ग्रुप को हमने नहीं छेड़ा, अभी भी वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है भाई, देखो अगले स्टेप में वापिस से एरोमेटिक बनेगा। कैसे, इस ऑक्सीजन को यहाँ पर दिखा दो या फिर इस ऑक्सीजन को दिखा दो, दोनों को मत दिखा देना, 5 बॉन्ड मत बना देना। मान लो मैंने इस बॉन्ड को यहाँ पर बना दिया, ये जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर, ये वापिस से आके नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा। इसी सेम स्टेप में हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और रिंग के अंदर का पॉजिटिव चार्ज हम लोग खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया और ऊपर आ गया हमारा प्यारा नाइट्रो ग्रुप। और यहाँ पर एक तरीके से समझ लो O नेगेटिव N पॉजिटिव, ये दोनों अपना ओवरऑल चार्ज खत्म कर देंगे और मॉलिक्यूल फिर से वैसा ही बन जाएगा। तो इस तरीके से भाई नाइट्रो ग्रुप या फिर ये जो बाकी के जितने भी ग्रुप है ना, COR ग्रुप मान लो कि है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये COR ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ले लेगा, कार्बोनिल वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा, तो ये भी माइनस एम इफेक्ट ही लगाएगा। NO2 हो, COR हो, CHO हो, नाइट्रेल ग्रुप हो, CN जो होता है साइनाइड ग्रुप, ये सारे ही इसी तरीके से माइनस एम इफेक्ट लगाएंगे और ऑर्थो एंड पैरा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे। पोजीशन भी ध्यान में रखना भाई, जैसे ये जो ग्रुप थे ना, हाइड्रोक्सिल, मिथोक्सी, थायोल, अमीनो, ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, माइनस चार्ज लेके आ रहे थे रिंग के ऑर्थो और पैरा वाले कार्बन पे। ऑर्थो होता है हाइड्रोक्साइड से बिल्कुल आगे वाला, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा, जिसके ऊपर ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं इप्सो। बेसिकली मैंने क्या कराया था आपको, नोमेनक्लेचर कराया था। जब बेंजीन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर मैं करवा रहा था तब मैंने सारी चीजें आपको बताई थी कि कौन सा कार्बन ऑर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है और कौन सा इप्सो है, सारे के सारे मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से रखना, जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट लगाता है तो ऑर्थो और पैरा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और बेंजीन रिंग के ऊपर जब कोई ग्रुप माइनस एम या फिर माइनस आर इफेक्ट लगाता है तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये था भाई हमारे पास प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट, ठीक है भाई।
प्लस आर हो गया प्लस एम हो गया, माइनस आर हो गया माइनस एम भी हो गया। आगे देखते हैं भाई क्या है। देखो रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं, वही बात जो मैंने आपको बताई थी। देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड ऑन बेंजीन द रिंग बिकम मोर न्यूक्लियोफिलिक हेंस मॉलिक्यूल विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रीक्वेंटली। देखो कौन सी रिएक्शन देगा ये मैं आपको बताता हूँ। बेंजीन रिंग जो होती है ना वो दो तरह की रिएक्शन दे सकती है भाई। मान लो किसी न्यूक्लियोफाइल और किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में हम लोग रिएक्शन देखना चाहते हैं। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो होता है भाई इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी। वहीं बेंजीन रिंग किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में भी रिएक्शन कर सकती है। अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन कर रही है तो मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही होगी। बेंजीन रिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होगी। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन होती है ना, जहां पर रिंग एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रही है और उसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इन रिएक्शंस को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहीं जहां पर ये बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रही है और खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है, तब इस रिएक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ में बेंजीन रिंग जो है वो रिएक्शन कर रही है, सब्स्टिट्यूशन कर रही है। ठीक है भाई, तो ये दो तरह की रिएक्शन दे सकता है हमारा बेंजीन रिंग। अब वही हमें देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो कौन सी रिएक्शन देगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो कौन सी रिएक्शन देगा। तो वही हम लोग समझते हैं भाई। देखो पहले मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, ये प्लस आर इफेक्ट लगाता है। ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा बेंजीन रिंग के अंदर। जब ये मेसोमेरिक इफेक्ट लगाएगा तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी इसके ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो गई बेंजीन रिंग तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, ये और भी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बड़े आराम से अटैक करेगी। ये कौन सी रिएक्शन देगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये बेंजीन रिंग देने लग जाएगी। यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड ऑन बेंजीन द रिंग बिकम्स मोर न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होने की वजह से रिंग और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बन जाती है। हेंस मॉलिक्यूल विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रीक्वेंटली। ऐसा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बहुत जल्दी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी करवा लेगा अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो। वहीं अगली कंडीशन देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड ऑन बेंजीन। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप आ गया, माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, माइनस आर इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा बेंजीन रिंग के अंदर से, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा रिंग के अंदर। मतलब रिंग बन जाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिंग एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अब काम करने लग जाएगी। अगर रिंग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग गई तो एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर बड़े आराम से हो जाएगा। तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। बेंजीन रिंग के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। यही यहां पर बताया गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए बेंजीन रिंग के ऊपर तो वो क्या हो जाती है? और भी इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है। वो एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की हो जाती है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग जाती है, जिस वजह से वो कौन सी रिएक्शन देगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो और ज्यादा फ्रीक्वेंटली देगी। तो बेसिकली प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है या फिर प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, इसके अलावा या फिर वो माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, दोनों के हिसाब से एक हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की इंक्रीज हो जाती है, एक के हिसाब से डिक्रीज हो जाती है। और ये दो अलग अलग तरह की रिएक्शन बेंजीन रिंग दे पाती है। अगर मान लो ना डोनेटिंग ग्रुप लगा है ना विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सीधा बेंजीन लिखा हुआ है, तो वो दोनों रिएक्शन भी दे सकती है। बस अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर कौन सी रिएक्शन फ्रीक्वेंटली देगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तब कौन सी रिएक्शन फ्रीक्वेंटली देगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आप लोग समझें कि ये जो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को भी डिसाइड कर रहा है, वो किस तरीके से रिएक्शन देने वाली है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, एप्लीकेशंस करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसके अंदाजे से हम लोग क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। पहली जो एप्लीकेशन है ना भाई, ये थोड़ी सी टेक्निकल है,
हो सकता है इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन तो ना आए, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगी। देखो, हमने देखा है कि जब भी किसी बेंजीन रिंग में या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो बहुत से स्ट्रक्चर उसके बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन के ये 4-5 स्ट्रक्चर हमने बना दिए थे। सिमिलरली फिनोल के हमने ये 4-5 स्ट्रक्चर बना दिए थे। अब हम कैसे पता लगाएं कि इनमें कौन सा स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कम स्टेबल है और कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बेसिकली इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन की वजह से कोई भी मॉलिक्यूल के मल्टीपल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हमें उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। तो हम लोग कैसे डिसाइड करें? देखो भाई, 4 रूल हैं, इन चारों को रट लो, सिंपल से हैं। आप लोग सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज को, उनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर करना सीख जाओगे। पहले मैं आपको ये रूल पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है भाई। इन रूल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है, स्टेबिलिटी ऑफ ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाए? अगर मल्टीपल स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये कैसे डिसाइड किया जाए? रूल्स पढ़ते हैं भाई। हाँ जी, रूल नंबर 1 देखो, फॉलो द बिलो रूल्स टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी हो, फॉलोइंग रूल्स को फॉलो करें। देखो भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड वन। अगर दोनों स्ट्रक्चर में से कोई न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और एक चार्ज स्ट्रक्चर है तो न्यूट्रल हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज स्ट्रक्चर से। पहला रूल तो ये हो गया, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा, चार्ज कम स्टेबल होगा। अगर किसी में कम चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल एक आध एटम पे ही अगर चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर किसी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, 2-3 चार्ज बने हुए हैं, तो वो कम स्टेबल होगा। मतलब न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज से, जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। पहला रूल हो गया। इन रूल्स को इसी ऑर्डर में अप्लाई करना है, 1 बाय 1 ये तीनों चारों रूल आपको देखने हैं, आप लोग खुद से डिसाइड कर पाओगे स्टेबिलिटी। दूसरा रूल क्या है? मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मोर इज द स्टेबिलिटी। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। पाई बॉन्ड जब बनता है तो मतलब डबल बॉन्ड बन गए, एक रिजिडिटी आ जाती है मॉलिक्यूल के अंदर, कठोर बन जाता है मॉलिक्यूल। तो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना स्टेबल स्ट्रक्चर, ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है भाई? ऑपोजिट चार्जेस आर स्टेबल क्लोज टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस आर स्टेबल फार फ्रॉम ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन शो करते हैं, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए अपोजिट चार्जेस जितना पास पास होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी लेके आएंगे मॉलिक्यूल में। और अगर सेम चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनस्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो अगर अपोजिट चार्जेस हैं पास पास रहना प्रेफर करेंगे, सेम चार्जेस हैं तो दूर दूर रहना प्रेफर करेंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस अगर दोनों में हैं तो जिस मॉलिक्यूल में अपोजिट चार्जेस पास पास होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर सेम चार्जेस दोनों में हैं तो जिस मॉलिक्यूल में सेम चार्जेस दूर दूर होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल मॉलिक्यूल में अपोजिट चार्जेस पास पास मिलेंगे और सेम चार्जेस दूर दूर मिलेंगे। ये है तीसरा रूल। चौथा रूल क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अगर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर कम स्टेबल होगा। वैसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कम स्टेबल होगा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सके, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो एक कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा। ये है चौथा रूल। तो इन चारों रूल्स के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई ये देखो, हाँ जी, स्टेबिलिटी फॉलोज दी ऑर्डर। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इस मॉलिक्यूल के, ब्यूटाडाइइन के, हमें बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन कितना स्टेबल। देखो भाई, पहला रूल क्या था? न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन द चार्ज्ड वन। इसी बेसिस पे बहुत सारा फैसला हमारा हो जाएगा। देखो, पहले मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए ये तो हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद देखो भाई, दूसरे तीसरे चौथे मॉलिक्यूल में चार्जेस हैं, कम ज्यादा चार्जेस भी देख लो।
सेकंड मॉलिक्यूल में बस 2 ही एटम्स के ऊपर चार्ज है, थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल में चारों एटम्स के ऊपर चार्ज है। तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो सेकंड में कम चार्ज है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बाकी के दो से। अच्छा, 3 और 4 की स्टेबिलिटी के बारे में हम अभी श्योर नहीं है, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो क्या है, सेम है दोनों में, 4 एटम है दोनों के अंदर चार्ज। तो तीसरे चौथे का अभी हम फैसला नहीं कर पाए हैं पहले रूल के हिसाब से। पहला रूल क्या था, जितना कम चार्ज मतलब कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल, जितना कम चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल, ये था हमारे पास। दूसरा रूल क्या था भाई, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग है तीसरे में और चौथे में? देखो फर्स्ट सेकंड के अंदर अब ये रूल लगा के देखने की जरूरत नहीं है कि पाई बॉन्ड आप लोग गिनने लग जाओ, जी नहीं, पहले दूसरे का फैसला हो चुका है, तीसरे चौथे का अभी फैसला नहीं हुआ है। इनको जो बता सके तीसरे चौथे में से कौन ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, वो रूल अब हमारे काम का है। दूसरा रूल क्या है, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड वो उतना ही स्टेबल, ना तीसरे में कोई पाई बॉन्ड है ना चौथे में कोई पाई बॉन्ड है, दोनों की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से कंपेयर नहीं की जा सकती। तीसरा रूल क्या था भाई, अगर अपोजिट चार्जेज हैं तो वो पास पास होंगे स्टेबल मॉलिक्यूल में, और सेम चार्जेज अगर हैं तो वो दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल में। तीसरे मॉलिक्यूल में देखो सेम चार्जेज तो हो गए पास पास, है ना, सेम चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव बहुत पास पास आ गए, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएगा। चौथे मॉलिक्यूल में देखो अपोजिट चार्जेस पास पास हैं, देखो यहाँ पर भी प्लस माइनस पास पास हैं, यहाँ पर भी माइनस प्लस पास पास हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस पास पास हैं। तो चौथे मॉलिक्यूल में क्या है भाई, ऑपोजिट चार्जेस पास पास हैं, अट्रैक्शन करेंगे ज्यादा स्टेबल बना देंगे, इसलिए फोर्थ वाला हो गया कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल थर्ड वाले से। तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 4 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से 3-4 रूल हैं, इनके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कम स्टेबल होगा और कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ द रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट का अगला एप्लीकेशन देखो भाई, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी डिसाइड कर सकता है प्लस आर इफेक्ट। कैसे भाई, देखो कार्बोकैटायन में कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो होगा। तो यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन का कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको प्लस आर स्टेबलाइज करेगा या फिर माइनस आर, इसको प्लस आर स्टेबलाइज करेगा, इसको प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला कोई ग्रुप मिलेगा तब जाके ये स्टेबल बन पाएगा। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में देखो भाई, CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन के साथ में मिथॉक्सी ग्रुप लगा है जिस पर लोन पेयर होते हैं। अगले में क्या है भाई, कार्बन पॉजिटिव के ऊपर दो मिथॉक्सी ग्रुप लगे हैं, दोनों में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। यहाँ पर इस कार्बोकैटायन में 3 मिथॉक्सी ग्रुप लगे हैं, हर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो भाई, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज होता है, इतना ध्यान में रखो। तो पहले मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम अपना प्लस एम इफेक्ट लगा के इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, जिसकी वजह से यहां पर मैं लिख सकता हूं +1m। ये मैं क्या कर रहा हूं, देखो देखो ध्यान से समझना, जब भी आपको कंपेयर करना पड़े ना ऐसे, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तीनों चारों स्ट्रक्चर के नीचे एक इमेजिनरी लाइन लगा देना और उस स्ट्रक्चर को जितने भी इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहे हैं वो लिखना, और कितने इफेक्ट लग रहे हैं ये भी लिखना। कितने इफेक्ट का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर एक ही मिथॉक्सी ग्रुप था जो कि प्लस एम इफेक्ट लगा रहा था, तो मैंने +1m लिख दिया। आगे देखो, यहाँ इस मॉलिक्यूल में सेकंड वाले में दो मिथॉक्सी ग्रुप हैं, दोनों प्लस एम इफेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा +2m, मतलब 2 मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर लग रहे हैं। जितने ज्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट लगेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आती जाएगी। तीसरे मॉलिक्यूल में तीन मिथॉक्सी ग्रुप हैं जो कि +m लगा के इसको स्टेबलाइज करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा +3m। कौन कितना स्टेबल होगा, देखो इसमें सबसे ज्यादा +m लग रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, पहले वाले में सबसे कम +m लग रहा है, ये सबसे कम स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बी वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कौन कितना स्टेबल। सेकंड एग्जांपल में देखो भाई, सेकंड एग्जांपल में +m इफेक्ट लगाने वाले 3 ग्रुप हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, एक फ्लोरीन है। अब ये तीनों क्या हैं,
ये सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। यहाँ पर काम आएगा हमारा प्राइमरी इफेक्ट। याद रखो, मैंने सेकेंडरी इफेक्ट से पहले प्राइमरी इफेक्ट कराए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट, साइज का इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तीनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर लगेगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। देखो, हमें क्या डिसाइड करना है भाई कि नाइट्रोजन में से, ऑक्सीजन में से और फ्लोरीन में से कौन अपने लोन पेयर बढ़िया से डोनेट करेगा, आसानी से डोनेट करेगा। देखो भाई, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये मुश्किल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो प्लस एम इफेक्ट की अगर बात करें तो फ्लोरीन का मिनिमम होने वाला है, फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट मिनिमम है, इसीलिए थर्ड हो जाएगा सबसे कम स्टेबल। उसके बाद देखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो प्लस एम इफेक्ट में अपने इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा, इस वजह से फर्स्ट का प्लस एम इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा NH2 से। नाइट्रोजन इनमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है कार्बन को, तो प्लस एम इफेक्ट सबसे मजबूती से कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन दिखाएगा। तो प्लस एम इफेक्ट नाइट्रोजन का सबसे बढ़िया है, इसीलिए सेकंड हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो बेसिकली जो प्राइमरी इफेक्ट मैंने आपको बताए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, साइज का, वो सारे आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये लगे हुए हैं डोनर एटम। अब क्या हम लोग यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगा दें? जी नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर सिर्फ सेम पीरियड के अंदर लगा सकते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तीनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, इसलिए इनके साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर हमने लगा दिया। लेकिन फ्लोरीन में, क्लोरीन में और ब्रोमीन में साइज का फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइज का डिफरेंस इनमें बहुत ज्यादा है। सेम पीरियड के एलिमेंट ये तीनों नहीं है, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप के अंदर लगता है हमेशा साइज का फैक्टर। अब साइज का फैक्टर हम लोग यहाँ पर कैसे लगाएंगे? देखो भाई, हमें पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट जब लगता है तो पी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या बनता है? एक पाई बॉन्ड बनता है। अब कार्बन जो होता है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, तो एक तरीके से ये पी ऑर्बिटल भी कौन सा होगा? 2p ऑर्बिटल होगा, सेकंड सेल का p ऑर्बिटल होगा। और जब हमारे पास यहाँ फ्लोरीन का एटम है तो फ्लोरीन का भी p ऑर्बिटल कौन सा होगा? 2p ही होगा। फ्लोरीन के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का p ऑर्बिटल खाली है, कार्बोकैटायन में p ऑर्बिटल खाली होता है कार्बन का। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, फ्लोरीन के केस में जो p ऑर्बिटल का साइज है और कार्बन का जो p ऑर्बिटल का साइज है वो बिल्कुल सेम है, और इनके बीच में बनता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जब दोनों ऑर्बिटल सेम साइज के होंगे तो बहुत बढ़िया से ओवरलैपिंग होगी। ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये बहुत बढ़िया से होगी जब दोनों p ऑर्बिटल का साइज एक समान है। वहीं अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो देखो, कार्बन एटम तो अभी भी वही है, कार्बन का ऑर्बिटल तो अभी भी 2p ही है, लेकिन फ्लोरीन रिप्लेस हो चुका है क्लोरीन से। क्लोरीन के जो लोन पेयर ये होते हैं ना बाहर वाले, ये 2p ऑर्बिटल में नहीं होते, ये होते हैं 3p ऑर्बिटल में। 3p ऑर्बिटल का साइज 2p से ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो क्लोरीन का p ऑर्बिटल ऑलमोस्ट हम लोग बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा बड़ा होगा। तो क्लोरीन के भी p ऑर्बिटल में लोन पेयर तो हैं, लेकिन वो 3p के अंदर हैं। अब पाई बॉन्ड जो बनेगा वो देखो, वो यहाँ पर उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा, उतना मजबूत नहीं बन पाएगा। 3p की और 2p की ओवरलैपिंग उतनी बढ़िया से नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि साइज के अंदर डिफरेंस हो गया है, p ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो कम ज्यादा हो गया है, इसीलिए ओवरलैपिंग साइड वाइज बढ़िया नहीं हो पाएगी, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि क्लोरीन के लोन पेयर उतने बढ़िया से डोनेट नहीं हो पाएंगे जितने फ्लोरीन के हो रहे थे। रीजन क्या है? साइज, p ऑर्बिटल का साइज बढ़ गया, ओवरलैपिंग बढ़िया नहीं हो पाएगी। तो क्लोरीन का जो प्लस एम इफेक्ट है वो कार्बन के ऊपर कम होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, मतलब फ्लोरीन बढ़िया से प्लस एम लगाएगा यहाँ पर, इसलिए ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल, क्योंकि फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट बढ़िया है क्लोरीन से। ब्रोमीन की अगर बात करें तो देखो, ब्रोमीन भाई फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन 2p का है, उसके p ऑर्बिटल खाली हैं, ब्रोमीन का जो p ऑर्बिटल है वो 4p, तो इसका साइज और भी बड़ा होने वाला है, 4p ऑर्बिटल का साइज और भी बड़ा होगा। इस 4p के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। देखो, स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं आ पा रहा है 4p ऑर्बिटल। देखो, ब्रोमीन का जो p ऑर्बिटल है वो इतना बड़ा है कि हमारी स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा। 4p ऑर्बिटल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, 2p के साथ में जो ये ओवरलैपिंग करेगा वो बढ़िया नहीं हो पाएगी, वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इनके बीच का पाई बॉन्ड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, बहुत मुश्किल से बनेगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं
कि भाई ब्रोमीन जो है ना वो अपने लोन पेयर और मुश्किल से डोनेट करेगा। ब्रोमीन का जो प्लस एम इफेक्ट है वो क्लोरीन से भी पुअर होगा, इस वजह से ये और भी कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर नहीं लगाते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगता है जब एलिमेंट सेम पीरियड के हों। जब अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हों तो वहां पर साइज का फैक्टर डोमिनेट हो जाता है। तो इसलिए साइज के हिसाब से अगर देखें तो फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल का साइज कंपैटिबल है कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। सो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ द कार्बोकैटायंस। ये हो गया भाई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन रेजोनेंस के हिसाब से, मेजोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से। आगे देखते हैं भाई आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायंस। कार्बोनायन की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करें। देखो कार्बोनायन में कार्बन पर होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बोनायन इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिच ये हैं तो इनको माइनस आर इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, माइनस एम इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा। देखते हैं भाई अगर माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा तो देखते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो भाई, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बोनायन हमें दिए हुए हैं, उनके साथ में लगाए हुए हैं ऐसे ग्रुप जो कि माइनस एम इफेक्ट लगाने वाले हैं। इनके लिए हमें बताना है कि कहाँ पर कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो देखो भाई एक साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप होता है कुछ इस तरीके का, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, उसके बाद वाले कार्बन पर है नेगेटिव चार्ज। नाइट्रो ग्रुप होता है कुछ इस तरीके का, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी है और वो दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटमों से भी जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं भाई CHO ग्रुप। CHO ग्रुप होता है कुछ इस तरह का और ये हो गया हमारा CH2 नेगेटिव। अब यहाँ पर आप लोग अंदाजा लगाओ कि किसका माइनस एम इफेक्ट कम होगा, किसका ज्यादा होगा। देखो भाई नाइट्रोजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट लगाने लगता है, तो माइनस आई इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होता है नाइट्रो का, साथ में माइनस एम इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन पर सब पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है और इसका माइनस एम इफेक्ट भी स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है। इसके बाद माइनस एम लगता है कार्बोनिल ग्रुप का, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि साइनाइड में क्या है कार्बन एक नाइट्रोजन से जुड़ा है, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस वजह से कार्बोनिल में और साइनाइड ग्रुप में कार्बोनिल का माइनस एम इफेक्ट ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा माइनस एम लग रहा है नाइट्रो का, इसलिए सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद लग रहा है माइनस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल का, इसलिए थर्ड ज्यादा स्टेबल। और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा पहले वाला मॉलिक्यूल, इनके मैंने नाम लिख रखे हैं 1 2 3, तो 1 वाला सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम इफेक्ट हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में क्या है, कार्बोनायन ही हमारे पास है, लेकिन नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप अलग अलग हैं। पहले मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप है जो कि माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, इसलिए ये कम स्टेबल हो जाएगा। सेकंड में दो दो नाइट्रो ग्रुप हैं जो माइनस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और थर्ड के अंदर तीन तीन नाइट्रो ग्रुप हैं जो कि माइनस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। थर्ड विल बी द मोस्ट स्टेबल। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायंस। इस तरीके से हम लोग कार्बोकैटायन और कार्बोनायन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं माइनस एम और प्लस एम इफेक्ट के हिसाब से। आगे देखते हैं भाई। देखो भाई आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। हम लोगों को मेजोमेरिक इफेक्ट जितना काम में आने वाला है ना उतना ही पढ़ना है, बहुत डिटेल में हमें पीएचडी नहीं करनी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ये चैप्टर जितना सिंपली हो सके ऊपर ऊपर से पढ़ो और इसका जो यूज आएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में वो हमारा मेन मुद्दा होगा। इसलिए मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट आपको बहुत डीप के अंदर घुस के नहीं पढ़ने हैं, ऊपर ऊपर से जितना मैं बता रहा हूँ उतना काफी है। आपके नीट के, आपके जेई के, आपके सीबीएसई के सारे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। अभी भाई क्वेश्चंस की अगर बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो एक बार ये 3-4 इफेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन सारे एक साथ रिपीट होंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है मेजोमेरिक इफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइस।